हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं विद्युत रसायन वाले चैप्टर से विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? तत्वों की ऐसी श्रेणी जिसमें विभिन्न तत्वों को मानक अपचयन विभव के घटते क्रम में रखा गया है, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। देखो यहां पर मैंने बोला है मानक अपचयन विभव के घटते क्रम में, यानी जो ऊपर है उसका मानक अपचयन विभव अधिक होगा और जो डाउन है उसका मानक अपचयन विभव कम होगा। डेफिनेशन नोट कर लेते हैं, आप भी साथ साथ लिखते जाएं। तत्वों की ऐसी श्रेणी जिसमें तत्वों को मानक अपचयन विभव के घटते क्रम में रखा गया है, विद्युत। अब यहां पर विद्युत लिखो या वैद्युत लिखो, सेम चीज है। विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। जो टॉप पर है यानी जो ऊपर है उसका मानक अपचयन विभव अधिक होगा, और मानक अपचयन विभव अधिक होने का सीधा सा मतलब है उसका अपचयन होगा, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा। मैं यहां पर पहले विद्युत रासायनिक श्रेणी को बना देता हूं और उसके बाद हम उसको एक एक करके क्लियर करेंगे और देखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी अपने लिए क्या यूजफुल है। वीडियो आप एंड तक जरूर देखें और बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। मैं यहां पर बना देता हूं। लेके याद करने की ट्रिक है, बारात का नाम नोट्स में मिल जाएगी आपको ये ट्रिक। मजे से आना, मन जो करे फेंक दे कोरी निगाह सुंदरी प्यार भरी। अब यहां पर अपना आ जाएगा हाइड्रोजन, इसको अलग दिखाया है। उसके बाद फिर अपने Cu, Hg, Ag, Pt, Au, इसको चप्पा से याद करते हैं। सबसे जो टॉप पर है वो है फ्लोरीन। तो थोड़ा सा मैं, क्योंकि अपने को हैलोजन डालने हैं बीच में, तो इसको ऊपर एडजस्ट कर देता हूं। यहां आ गया प्लेटिनम। फिर फ्लोरीन के बाद कौन आएगा? क्लोरीन। और फिर कौन आएगा? छोटे छोटे कर लेते हैं, ब्रोमीन। और यहां पर Cu के बाद कौन आएगा? आयोडीन। यहां आ जाएगा Hg और यहां आ जाएगा Ag। यहां पर हम फ्लोरीन से जैसे जैसे डाउन जाएंगे वैसे वैसे मानक अपचयन विभव का मान घटेगा।
यहां पर जो फ्लोरीन है इसका मानक अपचयन विभव सर्वाधिक है, इसीलिए क्योंकि अपचयन विभव सर्वाधिक है तो इसका अपचयन होगा, और जिसका अपचयन होता है वो दूसरे का ऑक्सीकरण करता है। इसीलिए जो F2 है ये प्रबलतम ऑक्सीकारक है, क्योंकि इसका खुद का अपचयन हो रहा है, इसीलिए ये खुद का क्या करेगा, देखो खुद का तो अपचयन हो रहा है तो दूसरे का करेगा ऑक्सीकरण, इसीलिए ये ऑक्सीकारक है। तो F2 ये प्रबलतम ऑक्सीकारक है। लेकिन जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या बनाता है, F-, तो इससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से जो F- बना है ये सबसे दुर्बलतम अपचायक है, यानी ये किसी का अपचयन कर नहीं सकता, इतना दुर्बलतम है। यहां पर अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम धातु है, धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागती है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रख रही है तो इसका क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उसका ऑक्सीकरण होगा। क्योंकि ये ऑक्सीकरण खुद का कर रहा है तो दूसरे का करेगा अपचयन। तो ये जो लिथियम है ये क्या है, प्रबलतम दूसरे का अपचयन करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा दूसरा लेगा तो दूसरे का होगा अपचयन। तो ये प्रबलतम अपचयक है। लेकिन लिथियम जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा Li+ बनाएगा तो ये जो है ये महाराज दुर्बलतम ऑक्सीकारक है। ये चीज क्लियर है। अब देखो ऊपर है प्रबलतम ऑक्सीकारक, नीचे है प्रबलतम अपचायक, यानी ऊपर से नीचे आने पर अपचायक गुण बढ़ रहा है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। नीचे आ रहे हैं तो कौन सा गुण बढ़ रहा है, अपचायक गुण बढ़ता है, तो घटेगा कौन सा, इसका विपरीत लिख देते हैं, ऑक्सीकारक गुण घटता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ती है, अपचयित होने की प्रवृत्ति घटती है। तो मैं ये नोट कर देता हूं, क्योंकि ऑक्सीकारक और अपचायक इससे सीधे कोरिलेट हैं। तो ऑक्सीकृत यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है, और इसका विपरीत अपचयित होने की नेचर घटती है। ज्यादा आपको अगर दिमाग पर जोर देने की आवश्यकता पड़ रही है तो मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा इस पर सोचने की आवश्यकता है। जो ऊपर है उसका मानक अपचयन विभव ज्यादा, नीचे है उसका मानक अपचयन विभव कम। जिसका मानक अपचयन विभव अधिक होता है उसका अपचयन होगा। तो ऊपर अपचयन होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे अपचयित होने की प्रवृत्ति नहीं बढ़ रही है, ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो ये लिखा है ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ती है, अपचयित होने की प्रवृत्ति घटती है। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो दूसरे का अपचयन करता है, तो ये प्रबलतम अपचायक है। जिसका अपचयन होता है वो दूसरे का ऑक्सीकरण करता है, तो ये प्रबलतम ऑक्सीकारक है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें, एनसीईआरटी बुक में लाइन में मेंशन है कि F2 प्रबलतम ऑक्सीकारक है और F- दुर्बलतम अपचायक है। Li प्रबलतम अपचायक है लेकिन Li+ दुर्बलतम ऑक्सीकारक है, ये आप ध्यान रखें। अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन इसके कि ये अपने यूजफुल क्या है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। एक एक करके हम इसको क्लियर करेंगे और जुड़ते जाना है साथ में, स्किप करोगे तो आपके पॉइंट छूट जाएगा। सबसे पहला है ऑक्सीकारक व अपचायक क्षमता। देखो एक एक पॉइंट को साथ साथ हम क्लियर करते जाएंगे।
मैं इसको कोरिलेट करके ही आपको बता रहा हूं। यदि किसी का मानक अपचयन विभव अधिक है, तो मानक अपचयन विभव अधिक होने का सीधा सा मतलब है उसका क्या होगा, अपचयन होगा। और जिसका अपचयन होता है वो दूसरे का ऑक्सीकरण करता है, तो ऑक्सीकारक गुण उसका जो है वो क्या होगा, अधिक। दूसरा, यदि किसी का मानक अपचयन विभव कम है, हम दो को लेके कंपैरिजन करेंगे। मानक अपचयन विभव यदि किसी का कम है तो उसका अपचयन नहीं होगा, उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो दूसरे का करता है अपचयन, तो अपचय गुण क्या होगा, अधिक। बिल्कुल क्लियर करके हम चल रहे हैं, आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है दिमाग पर। तो रिजल्ट ये निकला, जिसका मानक अपचयन विभव अधिक होगा ऑक्सीकारक गुण अधिक होगा, जिसका मानक अपचयन विभव कम होगा उसमें अपचय गुण अधिक होगा। तो मानक अपचयन विभव बढ़ने पर ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है, जबकि मानक अपचयन विभव घटने पर अपचय गुण बढ़ता है। यानी यदि किसी का मानक अपचयन विभव अधिक है तो उसमें ऑक्सीकारक गुण अधिक है, और यदि किसी का मानक अपचयन विभव कम है तो उसमें अपचय गुण अधिक है। ऑक्सीकारक क्षमता तब बढ़ती है जब मानक अपचयन विभव बढ़ता है, अपचयिक क्षमता तब बढ़ती है जब मानक अपचयन विभव घटता है। अब देखो यहां पर दो वर्ड आ रहे हैं, ऑक्सीकारक और अपचयिक। ये क्या चीज है, एक है ऑक्सीकारक और इसी से रिलेटेड है दूसरा अपचयक। नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीकरण करने वाला, और जो अपचयक है वो क्या करेगा, अपचयन करने वाला। ये नंबर एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। चलो चलते हैं नंबर दो पर, और वो है धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। हाइड्रोजन का ऊपर वाले कैरेक्टर में अगर मैं कहूं कि क्लोरीन और ब्रोमीन में ऑक्सीकारक गुण किसमें अधिक है, तो हम कहेंगे क्लोरीन में, क्योंकि क्लोरीन का मानक अपचयन विभव अधिक है और ब्रोमीन का ऑक्सीकारक गुण कम है, अपचय के गुण अधिक है। तो जब भी हम दो का कंपैरिजन करेंगे तो जिसका मानक अपचयन विभव अधिक है उसमें ऑक्सीकारक गुण अधिक होगा। अब देखो, धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन, ये जो हाइड्रोजन है ये यहां पर है। हाइड्रोजन से जो ऊपर है इनका मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से अधिक है, इसीलिए ऊपर वालों का अपचयन होगा और हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीकरण। लेकिन जो ये रिएक्शन है इसमें हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए, अपचयन। तो जिन धातुओं के मानक अपचयन विभव का मान हाइड्रोजन से कम होता है, जो हाइड्रोजन से नीचे है, वही धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन कर सकती है। लेकिन जिनके मानक अपचयन विभव का मान हाइड्रोजन से अधिक है, टेबल में हाइड्रोजन से ऊपर है, वह अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं कर सकती। देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी 10th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, सक्रियता श्रेणी उससे थोड़ा अलग है। उसमें सक्रियता के क्रम में रखा गया है या मानक अपचयन विभव के क्रम में रखा गया है, इसका आप विशेष ध्यान रखें। तो धातु का मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल
हाइड्रोजन से कम है हो तो वह वह कौन, मेटल अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन कर देती है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिंक। जिंक धातु टेबल में हाइड्रोजन से खूब नीचे यहां पड़ी है, इसका मानक अपचयन विभव का मान हाइड्रोजन से कम है। इसीलिए यदि हम जिंक की अभिक्रिया जैसे HCl से करवाएं तो जिंक यहां से क्लोरीन से क्रिया कर लेगा, बना लेगा जिंक क्लोराइड, और जो H+ यहां मौजूद है ये हाइड्रोजन के रूप में अपचयित हो जाएगा। तो यहां पर जिंक का मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से कम है, इसीलिए ये अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन कर रही है। यहां पर हाइड्रोजन का अपचयन हो रहा है और जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्योंकि हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव अधिक है तो अपचयन हो रहा है, जिंक का कम है तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन यदि हम कॉपर की बात करें तो कॉपर का मानक अपचयन विभव अगर हम टेबल को ध्यान से देखें तो इसका मानक अपचयन विभव देखो, ये हाइड्रोजन ये कॉपर ऊपर है, मानक अपचयन विभव अधिक है, इसीलिए कॉपर अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं कर पाती है। बोर्ड भर गया है, थोड़ा इरेज कर लेते हैं। एप्लीकेशन में नंबर 3 हम ले रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रिया होने की संभावना। रेडॉक्स अभिक्रिया होने की संभावना। एक रेडॉक्स अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न होगी या पश्च दिशा में संपन्न होगी, यह दो अर्धशेल अभिक्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के अंतर पर निर्भर करती है। यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नोड सेल, ये क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो दो अर्धशेल अभिक्रियाओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान पॉजिटिव है। दो अर्धशेल अभिक्रिया हमने जो ली हैं, यदि हमने उसके इलेक्ट्रोड विभव का अंतर निकाला और अंतर अगर पॉजिटिव है तो अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी। अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी। इस साइड से इस साइड। और यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव का अंतर नेगेटिव है, जैसे हम अगर गैल्वेनिक सेल की बात करें तो वहां पर जिंक का ऑक्सीकरण होता है Zn+2 में, कॉपर +2 से कॉपर में अपचयन हो रहा है, वहां इलेक्ट्रोड विभव का अंतर होता है 1.10 वोल्ट प्लस में, तो अभिक्रिया आगे की ओर संपन्न होगी, यानी जिंक +2 में ऑक्सीकृत होगा और कॉपर +2 से कॉपर में अपचयित होगा। लेकिन यदि मान लो सपोज करो किसी रिएक्शन के मानक इलेक्ट्रोड विभव का अंतर नेगेटिव है तो अभिक्रिया रिवर्स डायरेक्शन में होगी। अभिक्रिया पश्च दिशा में होगी। अगला नंबर 4, इसका एप्लीकेशन हम ले रहे हैं वो है विलयनों से धातु का विस्थापन। यहां पर हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। 10th लेवल में आपने पढ़ा है वह धातुएं जिनकी क्रियाशीलता अधिक होती है वह कम क्रियाशील धातु को उसके विलयनों से प्रतिस्थापित कर देती है, इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो यहां पर इसको हम मानक अपचयन विभव के क्रम में ले रहे हैं। वह धातुएं जिनके मानक अपचयन विभव का मान कम होता है उसमें ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति होती है। तो वह धातुएं जिनके मानक अपचयन विभव का मान कम होता है वह
अधिक मानक अपचयन विभव वाली धातुओं को उनके विलयनों से प्रतिस्थापित कर देती हैं या विस्थापित कर देती हैं। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। वह धातुएं जिनके मानक अपचयन विभव का मान कम हो, वह अधिक मानक अपचयन विभव वाली धातुओं को विलयनों से विस्थापित कर देती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं जैसे जिंक, यदि इसकी रिएक्शन कॉपर सल्फेट के विलयन से करवाई जाए तो टेबल पर ध्यान दें, जिंक अपने यहां पर है, कॉपर यहां पर है। जिंक का मानक अपचयन विभव अधिक है, जिंक का मानक अपचयन विभव कम है, कॉपर का अधिक है। इसीलिए जिंक अधिक मानक अपचयन विभव वाली कॉपर को इसके विलयन से विस्थापित कर देगी और जिंक कॉपर सल्फेट से क्रिया करके बना लेगा जिंक सल्फेट और कॉपर का यहां पर हो जाएगा अपचयन, जिंक का हो जाएगा ऑक्सीकरण। तो यहां पर एक विस्थापन अभिक्रिया हुई है जो आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका समझने का जो रेफरेंस है वो अपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से लिया है। लेकिन यदि यही बात हम यूं करें कि एक जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसकी रिएक्शन अगर हम सिल्वर धातु से करें तो क्या संभव है? तो देखो जिंक नीचे है और सिल्वर यहां है, तो सिल्वर का मानक अपचयन विभव जिंक से अधिक है, इसीलिए ये जिंक को प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगी। नंबर 5 और लास्ट एप्लीकेशन है वो है धातु ऑक्साइड का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन। वह धातुएं जिनके मानक अपचयन विभव का मान अधिक होता है उनके ऑक्साइड का हाइड्रोजन द्वारा धातु में अपचयन हो जाता है। तो इसका मैं वह धातुएं जिनके, अब मानक अपचयन विभव को मैं ऐसे लिख लेता हूं मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से अधिक होते हैं उनके ऑक्साइड का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैं ले रहा हूं कॉपर का ऑक्साइड, तो कॉपर के ऑक्साइड में जो कॉपर है इसका मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से अधिक है क्योंकि कॉपर टेबल में ऊपर है, इसीलिए इसके ऑक्साइड का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन रिएक्शन करके क्या बना लेगी H2O। लेकिन यही बात अगर मैं कहूं जिंक का ऑक्साइड है और इसका हाइड्रोजन द्वारा अपचयन होगा क्या, तो हम देख रहे हैं कि टेबल में जिंक नीचे है और हाइड्रोजन ऊपर है, तो क्योंकि जिंक के मानक अपचयन विभव का मान हाइड्रोजन से कम है इसीलिए इसके ऑक्साइड का धातु में अपचयन नहीं होगा। तो यहां पर हाइड्रोजन जो है वो कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन कर रही है और यहां पर हाइड्रोजन का खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो ये जो वीडियो है इसके एंड तक जो बच्चे पहुंचे हैं बिना स्किप किए हुए वो जरूर इस टॉपिक को आसानी से समझ गए होंगे।
ये जो वीडियो मैंने आपके लिए अवेलेबल करवाया है, ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही जिन बच्चों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वह बच्चे भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसके नोट्स आपको उस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होते रहें। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही आपके यूजफुल वीडियोज के साथ। धन्यवाद।